अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू ऑल। आज हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में एज ऑफ पॉप के बाद या अगस्टन एज के बाद एज ऑफ जॉनसन या एज ऑफ सेंसिबिलिटी के बारे में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट दौर है ये, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अहम वाक़यात हुए हैं जो कि हर हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो बगैर टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एज ऑफ जॉनसन का बैकग्राउंड क्या है, पिछले दौर के साथ इसका थोड़ा रब्त बनाएंगे। उसके बाद एज ऑफ जॉनसन की वजह तस्मिया क्या है, इसको एज ऑफ जॉनसन क्यों कहते हैं, तो ये हम जानेंगे। तो इस वक्त किंग था जॉर्ज सेकंड, जो कि 1727 से लेके 1760 तक। याद रखिए कि हमारी 18th सेंचुरी चल रही है। 18th सेंचुरी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और इस बात का तकाजा करती है कि इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दिया जाए, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस की जाए। लेकिन मैं इसके बरखिलाफ़ ये कोशिश करता हूँ कि तमाम चीज़ों को समेट कर, जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वैसे तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट और भी हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों को समेट कर थोड़े से थोड़े वक्त में आपको बताई जाएं और आपके सामने पेश की जाएं। तो मैं बात कर रहा था पिछली वीडियो के साथ इसका रब्त बनाने के लिए। तो उस दौर में जॉर्ज टू, जो कि आखिर में जाके उसकी बादशाहत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और प्राइम मिनिस्टर बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ रहा था। डेमोक्रेसी उस वक़्त ऊपर को जा रही थी, लोगों के अंदर अपनी आज़ादी का एहसास सा पैदा हो गया था कि लोग अपने आप को मुनारकी से, बादशाहत से थोड़ा आज़ाद समझने लग गए थे। इनफरादी तौर पर हर बंदा अपने आप को आज़ाद समझने लगा। तो आखिर हुआ ये कि जॉर्ज टू, उसकी वफ़ात के बाद उसके प्राइम मिनिस्टर ने उसका ओहदा संभाला। और इस दौर के अंदर, ये दौर अपने किंग की वजह से नहीं बल्कि अपने राइटर, बहुत बड़े राइटर की वजह से मशहूर है, और वो राइटर है सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन शुरू में बहुत ज़्यादा गरीब था। सबसे पहले इसको मेडिकल डिपार्टमेंट में दाखिला करवाया गया, लेकिन वहाँ इसका इतना इंटरेस्ट नहीं था। शायद इसको पता ही नहीं था कि मैंने करना क्या है, ये इसकी फील्ड ही नहीं थी। तो आखिर करते करते एक दिन इसकी जॉब लग गई, जो प्रूफ रीडिंग वाले होते हैं न्यूज़पेपर वाले शोबे में। तो वहाँ पे इसकी करैक्टर की जॉब लग गई। तो वहाँ से इसको पता चला कि मैंने क्या करना है। असल में करता ये था कि करैक्टिंग करते वक्त चीज़ों को एनालाइज़ करने लगा कि किसने किस अंदाज़ में लिखा है, क्या लिखा है, कैसे लिखा है। तो रीडिंग के साथ इसका बहुत ज़्यादा लगाव हो गया और इन्हीं चीज़ों के साथ, लिटरेचर के साथ इसका प्यार बढ़ने लगा। तो उस वक़्त इसने अपनी ये फील्ड मुख्तस की। और ये कहा जाता है कि ये कोई ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं था, अखलाकी हवाले से बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज था। यही वजह है कि अपने दौर के तमाम जितने भी पोइट्स हैं और राइटर्स हैं, उनके साथ इसकी इतने अच्छे अखलाकी रिलेशन नहीं थे। उसके बाद अब हम बात करते हैं कि इसको एज ऑफ जॉनसन क्यों कहा जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि अपने दौर का सबसे बड़ा राइटर और सबसे मशहूर राइटर ये था, तो इसलिए इसको एज ऑफ जॉनसन कहा जाता है। मैंने आपको पीछे 2-3 वीडियो पहले बताया था कि किसी भी दौर का नाम या उसके किंग की वजह से रखा जाता है, या राइटर की वजह से रखा जाता है, या ऐसे ही किसी और मशहूर डायलॉग की वजह से रखा जाता है। तो यहाँ पे जो नाम रखा गया है वो मशहूर राइटर की वजह से रखा गया है, जो जिसका नाम सैमुअल जॉनसन था, और उसकी वजह से फिर एज ऑफ जॉनसन नाम पड़ा। अब हम जानते हैं कि इसका मेन फीचर्स क्या थे, मेन फिगर्स क्या थे, हालात व वाक़यात कैसे थे। तो मेन चीज़ जो याद रखने की है, सबसे अहम ज़रूरी चीज़ है, वही है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पिछले दौर के अंदर, एज ऑफ पॉप के अंदर, क्लासिसिज़म को बहुत ज़्यादा अरूज मिला। तमाम राइटर्स ने बढ़ चढ़ कर क्लासिक लिटरेचर लिखा। पीछे जो क्लासिक अगस्टन एज का, जो 27 कबल मसीह में जो अगस्टन एज रही है, उस दौर के क्लासिक राइटर्स को बहुत ज़्यादा कॉपी किया और उनके ही तरीक़ाकार पे अपना बहुत ज़्यादा वर्क किया। और ये इसी तरह क्लासिसिज़म का अरूज था, जैसा कि एलिज़ाबेथन के अंदर ड्रामा अरूज पे था।
तो इस दौर के अंदर क्लासिसिज्म उरूज पे था एज ऑफ पॉप में, अगस्टन एज में। लेकिन इस दौर के अंदर आकर क्या हुआ, यानी 18वीं सदी की दूसरे निस्फ में, 18वीं सदी के पहले हिस्से में अगस्टन एज और दूसरे हिस्से में एज ऑफ जॉनसन है। तो एज ऑफ जॉनसन के अंदर आकर क्लासिसिज्म में गिरावट आती गई, उसका ज़वाल शुरू हुआ और साथ ही साथ रोमांटिसिज्म का उरूज शुरू हुआ। यानी यहाँ पे एक ऐसा मोड़ आता है कि इस मोड़ के आखिर पे, इस मोड़ पे क्लासिसिज्म का एंड होता है और रोमांटिसिज्म का आगाज़ होता है। तो इस दौर के अंदर रोमांटिक बहुत ज़्यादा पोइट्स आजकल हमारे कोर्सेज़ में, हमारे जो जदीद इंग्लिश के कोर्सेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा जो पोइट्स पढ़ाए जाते हैं उनमें ज़्यादातर बैलेड्स में, सोनेट्स में या लिरिकल पोइट्री में, एलिजीज़ में ज़्यादातर जो हैं वो इसी दौर के हैं, यानी रोमांटिक पोइट के, रोमांटिक इरा के। तो एक यही इसका मेन फ़ीचर हो गया। इसके अलावा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसके अंदर उरूज पर थी, ज़राअती तरक्की ये बहुत ज़्यादा आगे जा रही थी। इसके अलावा इस दौर के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर इन्वेंशंस हुई जिनके अंदर जेम्स वाट ने इंजन ईजाद किया 1769 के अंदर, और 1733 में जॉन की ने फ्लाइंग शटल भी ईजाद कर ली, और 1764 के अंदर हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी ईजाद की। एंड ऑल दीज कंट्रीब्यूटेड टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसके अलावा अमेरिका इस दौर के अंदर आज़ाद हो गया। और एक बहुत ही अहम चीज़ जो कि इस दौर में है, लिटरेचर के हवाले से बैलेड्स बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, और इसके बाद नावल को बहुत ज़्यादा अरूज मिला। नावल को इतना अरूज मिला कि क्या थिएटर, क्या पोइट्री, बाकी सब पीछे रह गया, नावल बहुत ज़्यादा ऊपर गया। इसके अलावा लिरिकल बैलेड्स बाकी बहुत ज़्यादा आगे आई। और सबसे मेन काम फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से लेकर 1799 तक, ये 10-11 साल जो फ्रेंच रेवोल्यूशन रहा है, ये एक इस दौर की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि याद रखने वाली है। इसका मैं मुख्तसर सा खुलासा आपको बता देता हूँ। दरअसल हुआ ये था कि लुइस 16 ये उस दौर के अंदर किंग था। अब इसने किया क्या कि जो मजहबी लोग थे, जो रिलीजियस लोग थे, उन लोगों को, और जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग थे उनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देना शुरू कर दी। उनको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, अच्छी सहूलियात देना शुरू कर दी। और जो गरीब तबका था बेचारा, जो मिडिल क्लास लोग थे, उन पर टैक्सेस को बढ़ा दिया और किसी किस्म की सहूलत उनको ना दी जाती। यानी 3 तबकात में लोग तकसीम थे। सबसे पहले शाही फैमिली से, रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले, यानी और साथ मजहबी, रिलीजियस, और दूसरे नंबर पे उमरा, और तीसरे नंबर पे मिडिल क्लास लोग। जो पहली 2 क्लासेस थीं, जो मिडिल क्लास के अलावा यानी अपर क्लास और रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले, इनको हर किस्म की सहूलत मुयस्सर थी। हर किस्म का इनको खाना, अच्छी चीज़ें, पहनना, कपड़े ओढ़ना, सब कुछ इनको बड़ा अच्छा मुयस्सर था। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली थी वो इन दोनों के नीचे पिस रही थी। अगर कोई टैक्स आना है तो वो इन्हीं पर लगाया जाना है, किसी किस्म का जुल्म व तशद्दुद किया जाना है तो इन्हीं पे किया जाना है, और इनसे यहाँ तक कि काम लिया जाता वो भी, उसके भी इनको पैसे ना दिए जाते। तो आखिर हुआ ये कि फ़्रेंच रेवोल्यूशन ये 10 साल का है। इस दौर के अंदर जो निचला गरीब तबका था, जो मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने फिर क्या किया कि ऊपर वाले 2 अपर क्लास और रॉयल फैमिली की वो बैंड बजाई कि आज तक दुनिया याद करती है। उन्होंने फिर हाथ में लिया डंडा और बाहर निकल आए, और हर वो बंदा जिसके पास पहनने के लिए दूसरा सूट भी था, यानी ये देखिए इतने गरीब थे कि ओढ़ने के लिए कपड़ा तक नहीं था, तो इन्होंने हर उस बंदे का मौत के घाट उतारा जिसके पास पहनने के लिए पहने हुए सूट के अलावा दूसरा सूट था। किंग को इन्होंने कत्ल किया और दीगर तमाम अशराफिया को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। और उस वक्त इनका कोई किंग नहीं था। तो 10 साल, तकरीबन 10-11 साल ये फ्रेंच रेवोल्यूशन चलती रही। मैंने इसका बिल्कुल मुख्तसर सा खुलासा आपको बताया है, इसकी बड़ी लंबी डिटेल है। इस पर फिर लिटरेरी मूवमेंट्स के अंदर, इसके अंदर एक बात करेंगे, उसमें इसके
ऊपर डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने यहाँ तक जान लिया कि इस दौर के अंदर हालात व वाक़यात क्या थे। क्लब्स की बहुत ज़्यादा मांग थी, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही थी। जैसा कि आपने इन्वेंशन से सुन लिया, इंजन ईजाद हुआ था, इस तरह और काफ़ी इन्वेंशन इस दौर के अंदर हुई। अब हम जानते हैं इस दौर के राइटर्स के बारे में और उनके मेजर वर्क्स के बारे में। सबसे पहले इसी सैमुअल का नाम आता है, सैमुअल जॉनसन, जो कि इस दौर का सबसे बड़ा राइटर था। 1799 से लेकर 1784 तक इसका दौरा हयात है। तो जो इसने बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़, इसकी अचीवमेंट थी, बहुत ज़्यादा इसने उस पर मेहनत की। 7 से 8 साल लगाकर एक चीज़ इसने तैयार की और वो थी डिक्शनरी। 1755 के अंदर वो पब्लिश की गई और उसकी सबसे बड़ी ख़ासियत ये थी कि उस डिक्शनरी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अल्फाज के मीनिंग नहीं थे, सिर्फ सिनोनिम्स नहीं थे और सिर्फ ऑटोनिम्स नहीं थे, बल्कि इनके अलावा इससे पहले जो बहुत ज़्यादा मशहूर कोटेशंस गुजरी थी, मसलन विलियम शेक्सपियर की कोई कोटेशन है, कोई किसी और राइटर की कोटेशन है, उसको भी कोट किया और साथ साथ उनके रेफरेंसेस भी दिए, जो कि इस दौर के अंदर एक बहुत बड़ा काम था। और ये आपको फ़ायदे के तौर पे बात बता दूं कि उस वक़्त उस डिक्शनरी की जो कीमत लगाई गई थी, आज के दौर में जितनी 1.5 लाख रुपए की वैल्यू है ना, 1.5 से पौने 2 लाख रुपए, उस दौर के अंदर उतनी ही वैल्यू, उतनी कीमत उसकी लगाई गई थी उस पहली डिक्शनरी की। तो ये इसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसके अलावा इसने द हिस्ट्री ऑफ रेस्लास लिखी है और प्रीफेस टू शेक्सपियर 1755 के अंदर, और द लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स, इसके ऊपर इसने बहुत काम किया है। इसके अलावा और इस दौर के सैमुअल रिचर्डसन, पिछली एज के अंदर इसने भी काम लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन इस दौर के इसके काफ़ी मशहूर वर्क हैं जिनमें सर चार्ल्स ग्रैंडसन है और क्लैरिसा हार्लो है। इसके अलावा इस दौर के हेनरी फील्डिंग, ये भी पिछले दौर का है। इस दौर के अंदर इसने एमिलिया और टॉम जोन्स लिखी। इसके अलावा थॉमस ग्रे बहुत बड़ा नाम है। इसकी एक एलिजी है जो कि दुनिया के वो कंट्रीज़ जिनके अंदर इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश लिटरेचर कोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा मुल्कों के अंदर एक एलिजी है, वो निसाब में पढ़ाई जाती है, और वो है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड 1751। ये थॉमस ग्रे की एक बहुत बड़ी एलिजी है। ये कब्रिस्तान के अंदर बैठ के लिखता है। इस पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे। उसके बाद ओलिवर गोल्डस्मिथ, सैमुअल जॉनसन का जो सबसे करीबी दोस्त था और सबसे बड़ा इसका सपोर्टर था, वो था गोल्डस्मिथ, यानी यही ओलिवर। और यहाँ तक कि इसके मरने पे सैमुअल जॉनसन जैसे बड़े राइटर ने इसके बारे में इसकी तारीफ़ी लाइंस लिखी। और गोल्डस्मिथ की 2 चीज़ें मशहूर हुई, द सिटीज़न ऑफ द वर्ल्ड और द विकर ऑफ द वेकफील्ड। इसके अलावा इस दौर का बहुत बड़ा नाम एडमंड बर्क, इसकी ऑन अमेरिकन टैक्सेशन और स्पीच ऑन मिस्टर फॉक्स ईस्ट इंडिया बिल और स्पीच ऑन कंक्लेशन विद अमेरिका, ये चीज़ें जो है ना पॉलिटिक्स से ज़्यादा रिलेटेड हैं। तो आपको शायद मैंने नहीं बताया कि इस दौर के अंदर पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था। पॉलिटिक्स के अंदर इतना लिखा गया कि हिसाब ही नहीं है। इसके अलावा एडवर्ड गिबन, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर 1776, ये इस दौर का बहुत बड़ा काम है। तो यहाँ तक हमने जान लिया कि एज ऑफ जॉनसन को एज ऑफ जॉनसन क्यों कहते हैं, इसके अंदर किंग कौन था, इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट फिगर्स वाक़यात क्या हुए, जिनमें हमने ख़ास तौर पर फ्रेंच रेवोल्यूशन को देखा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देखा। और ये याद रखिए कि इस दौर के अंदर यानी 18वीं सदी के दूसरे निस्फ में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत वार्स हुई हैं। हमने तो इतना ख़ास जिक्र नहीं किया, लेकिन बहुत ज़्यादा वार्स हुई हैं। इसके अलावा दीगर मैंने आपको लिरिकल बैलेट्स वगैरह इस दौर के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ की आई और कॉलरिज की लिरिकल बैलेट्स इस दौर के अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। तो सबसे जो मेन इस दौर के अंदर स्पिरिट था लोगों के अंदर, वो रोमांटिसिज्म का था। और यहाँ से एक मोड़ आया जिस मोड़ पे क्लासिसिज्म ख़त्म होता है और रोमांटिसिज्म शुरू होता है। अब रोमांटिसिज्म क्या है, इस दौर के क्या मेन फीचर्स हैं और ये कब तक चला, कितनी इंपॉर्टेंस का हामिल है,
इसको हम अगली वीडियो में देखेंगे, इसको इसके टाइम पर ही देखेंगे। तो आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। अगर किसी को कोई समझ ना आई हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।